वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ पढ़ चुके हैं। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड और डेट इज कॉल्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ अपने ही एक्सिस के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन करता है और ओमेगा इजकल टू जैसा जानते हो 2π/t होता है। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ और ये इक्वेटर। तो ये इक्वेटर से कोई पार्टिकल हम पी लेते हैं जहाँ पर मास m है, तो अर्थ अपने ही सेंटर के लिए इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा mg। ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा मान लेते हैं। ये एंगल हो गया लैटिट्यूड, ये रेडियस हो गया अर्थ का। ये अर्थ जब रोटेशन करता है ओमेगा से, तो इस पी पॉइंट का पार्टिकल के लिए ये सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर पाथ होगा। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लेते हैं r है, ये r मान लेते हैं। वो पी क्यू एक ट्रेंगल हो गया। अब जब अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जब रोटेशन करेगा, तो ये जब ओमेगा से ये रोटेशन करेगा, तो इस पी पार्टिकल पर जो पी पॉइंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेट इज कॉल्ड एक्चुअल वेट जो टुवार्ड्स द सेंटर होगा। अब समझो यहाँ लेट r रेडियस ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा। पी पॉइंट जो इक्वेटर से एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है। mg रियल वेट हो गया, mg रियल वेट हो गया जो टुवार्ड्स द सेंटर है। अर्थ के घूमने के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण जो इस पर फोर्स लगा वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। ये फोर्स पैदा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc लिख देते हैं। तो Fc इजकल टू क्या होता है mv²/r। r हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जिसका वैल्यू होता है m⍵²r। दोनों में से कोई एक लिखोगे। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट हो गया। अब इस एक पी पॉइंट पर एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, जिसके कारण इसका वेट बदलकर मान लो कि mg डैश हो गया, mg डैश हो गया, ही निकालना है। दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ये एपरेंट वेट हो गया। हमको g डैश का वैल्यू निकालना है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो क्या करेंगे, तो बताओ ये क्या हुआ, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, ये रिजल्ट हुआ। रिजल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो रिजल्ट का फार्मूला हम लोग जानते हैं। रिजल्ट का ये रफ कर देते हैं। रिजल्ट का फार्मूला आप लोग ये जानते हो, p²q² 2pq cos θ। तो इस फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं। तो r के जगह पर हो गया mg डैश, p के जगह पर mg, q के जगह पर fc और दोनों के बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, तो ये लैम्डा है, तो ये एंगल लैम्डा होगा मैथ से। तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया 180 माइनस लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस लैम्डा। उस फार्मूले का यूज कर लेंगे, अब सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, अब रियल वेट का इस फार्मूला पर वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले mg डैश का स्क्वायर, mg डैश का स्क्वायर इजकल टू mg का स्क्वायर, mg डैश का स्क्वायर mg का स्क्वायर प्लस fc का स्क्वायर प्लस 2mg fc इंटू कॉस 180 माइनस लैम्डा। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये लैम्डा है, तो ये 180 माइनस लैम्डा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल 180 माइनस लैम्डा हो गया। यही ट्रिगोनोमेट्री से समझना है। सोल्व करते हैं। ये हो गया m² g डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m² g²।
FC का वैल्यू आप लोग जानते हो m ओमेगा स्क्वायर आर, अभी लिखे भी हैं, होल स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले ही 2mg, FC का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आर और ये cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये cos लैम्डा रख दिए। m स्क्वायर m इंटू m स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, मतलब m स्क्वायर उड़ा दिए सब में, तो बचा जी डैश का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर, m स्क्वायर उड़ा दिए, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये 2 mm उड़ा दिए, 2g बचा, m इंटू m स्क्वायर सब में हटा दिए, ये बचा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब सिंस ओमेगा 4 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, जीरो कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, हमारे पास बचा जी डैश का स्क्वायर, जी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, माइनस टी 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये हो गया। अब हमको इस आर को इसके टर्म में यूज करना है, तो बताओ इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल OPQ में कॉस लैम्डा, तो कॉस लैम्डा इजकल टू क्या होगा, बेस, तो बेस हो गया आर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस हो गया, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस हो गया, सो आर इजकल टू आर कॉस लैम्डा, सो जी डैश का स्क्वायर इजकल टू जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर, आर के जगह पर आर कॉस लैम्डा और पहले से कॉस लैम्डा, ये हो गया। हम लोग अब जी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, जी स्क्वायर कॉमन लिए 1 हो गया, इसमें जी एगो है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई जी कर दिए, स्क्वायर हटा लेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा लेंगे अंदर रूट हो जाएगा, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। देखते हैं जी डैश का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटा रहे हैं तो अंदर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट कर देते हैं, तो ये जी हो गया, अंदर रूट का मतलब हाफ, 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई जी, अंदर रूट मीन्स हाफ। हम लोग एक फार्मूला जो बताए थे 1 + x टू द पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 + nx, हाइयर टर्म नेग्लेक्टेड, तो यहाँ हो गया जी, n के जगह पर हाफ है तो 1 माइनस हाफ, n के जगह पर हाफ है, हाफ दे दिए, और x के जगह पर जितना है सब लिख दिए, 2 ओमेगा स्क्वायर आर, इसका कम हो गया कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई जी, आप स्टेप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ हो गया जी, 2 कट गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई जी, ये हट गया, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जी डैश इज इक्वल टू, सोल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, इनटू कर देते हैं, जी इंटू 1g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये जी डैश का फॉर्मूला हो गया। अब केस 1, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर कितना हो जाएगा, ये इक्वेटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल लैम्डा जो है ये 0 हो जाएगा, इक्वेटर का मतलब एंगल 0 हो गया, तो जी डैश इजकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब इक्वेटर पर कम होगा। केस 2, एट पोल, तो पोल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो पोल का मतलब लैम्डा इजकल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो क्या हो गया, पोल पर हो गया जी डैश, जी हो गया cos 90 0 हो गया, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज मैक्सिमम, पोल पर मैक्सिमम, और पोल से जब इक्वेटर पर आओगे तो जी का वैल्यू घटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोल पर हुआ, तो पोल से जैसे जैसे इक्वेटर पर आएंगे माइनस होगा, मतलब घटेगा, जी का वैल्यू इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर पर आएंगे तो, हाँ, तो इक्वेटर से पोल पर आएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। अब न्यूमेरिकल्स, फाइंड द स्पीड
with which have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 2/5 as much as at present। तो जैसा कि अभी फॉर्मूला बताए हैं, जी डैश का फॉर्मूला क्या बताए हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये बताए हैं। इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, और मास से इंटू कर देंगे तो एम जी डैश एम जी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेटर पर वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, सो तुम्हारा फार्मूला हो गया एम जी डैश एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम जी का वैल्यू कितना है, एम जी डैश का वैल्यू एम जी का 2/5 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/5। तो बताओ एम जी डैश का वैल्यू यहाँ रख देंगे 2/5, तो 2/5 एम जी डैश का रख दिए तो क्या हो गया, एम जी डैश यहाँ से देख लो क्या हो गया 2/5 एम जी इजकल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व कर लेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सोल्व करो तो 2/5 एम जी एम एम सब में कटेगा, तो यहाँ आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर एम जी माइनस 2/5 एम जी, बच गया यहाँ 5 और 5 में से 2 गया तो 3 एम जी, ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम और एम कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3g/5 आर हो गया, स्क्वायर हटा दिए अंदर रूट हो गया। वैल्यू पुटअप करते हैं, जी का वैल्यू 9.8, 5 रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, आर का वैल्यू ये रख दिए। आफ्टर कैलकुलेशन इनटू करने के बाद कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये 9.6 इंटू 10⁻⁴ यूनिट क्या होता है आप लोग जानते हो, रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बताओ फील्ड क्या होता है, तो अर्थ के फील्ड में हम लोग किसी पार्टिकल को रखते हैं तो अर्थ अपने सेंटर की ओर खींच लेता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझाते हैं फिगर से। तो सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल का अपना एक फील्ड होता है। जैसे कि हम एक पार्टिकल लेते हैं एम, ये एक पार्टिकल लेते हैं एम जिसका यहाँ तक फील्ड है, तो इसके फील्ड को मतलब इस पार्टिकल के चारों ओर का वह प्लेस जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दैट इज कॉल्ड फील्ड। लेकिन सिंपल सा हम इसका फील्ड को हम टेस्ट करते हैं, और जिससे टेस्ट करेंगे उसका मास हम टेस्ट मास रखते हैं। एम नॉट हो गया टेस्ट मास। सबसे पहले टेस्ट मास का मतलब समझो, टेस्ट का मास का मतलब होता है कि इसका मास नेग्लेक्टेड है। नेग्लेक्टेड का मैथ में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एम टेंस टू लिमिट मास टेंस टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0, जिसको नेग्लेक्ट कर सके। इतना ये छोटा है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 1000 रुपया का कोई एक सामान खरीदे जिसमें 1 रुपया हम नेग्लेक्ट कर दिए, 1000 के रिस्पेक्ट में 1 रुपया का वैल्यू नहीं है। सो एम नोट मीन्स टेस्ट मास। लेट कर लेते हैं, एम नोट का नाम याद रखोगे, सिंपली टेस्ट मास जो नेग्लेक्टेड है।
जिसका मास इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्टेड है। तो बताओ ये फोर्स अपना तरफ लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए थे, F इजकल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और F बाई m नॉट क्या हो गया G m बाई आर स्क्वायर। हम लोग इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंबल हम आई ले लिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई। आई का नाम हो गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास आई इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। और ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट आई का क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसे, स्टैंडर्ड लिमिट लेते हैं, लिमिट एम नॉट टेंस टू 0, नेग्लेक्टेड मीन्स टेंस टू 0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास ये लिखते हैं। तो यूनिट क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन और मास का केजी, न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इस पर एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, इम्पोर्टेंट जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्या है, फाइंड द पोजीशन, जैसे एक एग्जांपल, find the position where gravitational field, simply gravitational field is 0 in given figure। तो ये फाइंड द पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन दे रहे हैं कि ये 4m और ये m है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर 0 होगा, सेपरेशन 1 मीटर है, सेपरेशन 1 मीटर है। तो ये 4 kg है, ये 1 kg है। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर इट इज 0, जहां पर ये 0 है। तो ये मास ज्यादा है, इससे ज्यादा दूर पर ले लिए कि P पॉइंट पर इसका वैल्यू 0 है। तो बताओ ये P पॉइंट का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, यहाँ से ये a से ये b मानते हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 1 मीटर है पहले से और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा फ्रॉम b। ये भी अपना तरफ खींचेगा, ये भी अपना तरफ खींचेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फील्ड 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड निकालते हैं a के कारण। तो सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू a या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड का सिंबल I ले लिए। तो I इजकल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, G मास के जगह पर 4m बाई डिस्टेंस x स्क्वायर एंड आई बी इजकल टू G, मास है यहाँ पर b पर, ये a पर 4m था, b पर है m, अब बाई डिस्टेंस कितना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 0 कब होगा, जब इक्वल और अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे का इक्वल। तो इन इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल हो गया। सोल्व कर लो, G 4m बाई एक्स स्क्वायर Gm बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, Gm कट गया, 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये 4 बचा, ये एक्स स्क्वायर, ये 1 बचा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंदर रूट ले लेंगे, 4 का अंदर रूट क्या हो जाएगा 2, 4 का अंदर रूट क्या हो जाएगा 2। सोल्व कर लेंगे, अंदर रूट कर रहे हैं, 4 का अंदर रूट 2, तो ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का x हो गया, ये हो गया 1 का अंदर रूट 1 ही, ये 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए 2 2x, ये x, 2 इज इक्वल टू 3x।
सो x इजकल टू 2/3 मीटर फ्रॉम ए हो गया, ए से 2/3 मीटर पर हो गया। तो बी से 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3 मीटर हो जाएगा। थोड़ा सा और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग जैसे निकालो, न्यूमेरिकल्स में काम देगा, कंप्लीट न्यूमेरिकल। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग के कारण। तो आंसर करते हैं, हम एक रिंग लेते हैं, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है और x डिस्टेंस पर निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सियस पॉइंट। तो ये रेडियस R मान लेते, ये x मान लेते, यहाँ पर निकालना है। इसका मास m है, तो लिख दो लेट m मास ऑफ रिंग है, R रेडियस ऑफ रिंग है और P पॉइंट पर निकालना है। तो बताओ कैलकुलस में क्या कहेंगे, m का एक छोटा पार्ट dm ले लिए और dm से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया OP। तो OP इजकल टू फिगर से r² प्लस x² का अंदर रूट, ये अंदर रूट हो गया। बताओ ये अपना तरफ खींचेगा तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो एंगल बनाया थीटा का। तो यहाँ पर जब ये खींचेगा, ये P पॉइंट है, इसे समझो, ये P पॉइंट है, ये खींच रहा है। कितना से खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल हम लोग DI ले लेते हैं, I का छोटा DI। तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, DI cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, DI sin थीटा। ठीक इधर भी उसी तरह से खींचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0। नहीं समझे हो तो मत देखो, यहाँ पर भी यदि dm लेंगे तो इसका भी एक कंपोनेंट होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये हो गया DI है, तो ये हो गया DI cos थीटा और ये हो गया DI sin थीटा। ये DI sin थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो नेट 0 हो गया। तो हमारे पास नेट फील्ड कितना बचा, तो नेट फील्ड ड्यू टू dm, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू dm पहले निकालते हैं। तो सिंस DI इजकल टू क्या होगा, DI इजकल टू, तो फार्मूला I इजकल टू अभी बताए थे Gm/r²। तो यहाँ कैलकुलस में DI, तो G मास के जगह पर dm और बाई डिस्टेंस ये हो गया r² x² का अंदर रूट का होल स्क्वायर कर दिया, अंदर रूट हट गया। अब हमको क्या निकालना है, DI का दो कंपोनेंट, DI cos थीटा, DI sin थीटा, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, 0 हो गया। तो ये 1 1 2 करोगे, तो 2 करोगे तो रिंग, आधा रिंग ये हुआ, आधा रिंग इधर हुआ। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जैसे नेट फील्ड दैट इज DI का इंटीग्रेशन I कर दिए, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 और 1 2 जैसे कोई लिखते हो, या DI cos थीटा लिखते हो। तो DI cos थीटा लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, तो 0 to m होगा, माने नहीं मास है तो 0 और टोटल मास m। लेकिन यदि यहाँ 1 और 1 2 कर दोगे, तो 2 कर दोगे तो टोटल मास m है, तो 2 कर दिया तो इधर का हिस्सा m/2 और इधर का हिस्सा m/2। तो यहाँ 2 यहाँ का लिखोगे तो m/2 कर देना, ये तो मैथ्स का रूल है। अब सोल्व कर रहे हैं, तो DI का वैल्यू पुटअप करते हैं, ये फिगर समाप्त हुआ, ये सोल्व करते हैं। तो नेट फील्ड I नेट इजकल टू इंटीग्रेशन DI cos थीटा का। तो कितना हो गया इंटीग्रेशन DI cos थीटा का, तो DI का वैल्यू कितना हो गया, Gdm/r² x², ये हो गया इंटू cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हो गया x, हाइपोटेनियस हो गया r² x² का अंदर रूट मीन्स हाफ, इसका इंटीग्रेशन 0 to m। तो ये हो गया G, ये हो गया r² x² और ये हो गया r² x² का पावर हाफ, तो 1.5 3/2, dm का इंटीग्रेशन m, ये बच गया x, सीधे Gm x
बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। कोई कहते सेंटर पर क्या होगा, तो 0 होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, सेंटर पर डिस्कस करते हैं। ये आई हो गया। इसमें बहुत ऑप्शन है, जैसे एट सेंटर को पूछे तो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, x 0 हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हुआ तो 0 हो गया। अभी कहाँ पर मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम बनाने के लिए कैलकुलस का मदद लोगे, तो थोड़ा कंपैरिजन का डिस्कस कर लेते हैं। ये वेयर इट इज मैक्सिमम, वेयर इट इज मैक्सिमम, तो देखो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ही इसका, तो डी आई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो गया, जी एम डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 का डीसी करना है। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन 0 ले लेना, ये जीएम हो गया 0 बाई समथिंग, ये तो 0 होगा नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन होता है भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2, और इसका डीसी, तो एक्स का डीसी 1 हो गया। अब एक्स को बाहर, तो इसका डीसी, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा 3/2 एन एक्स एन -1 पर तोड़ रहे हैं, 3/2 -1, तो -1 कर देंगे 1/2 बच जाएगा, और नीचे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो नहीं करना। अब सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2, इधर हो गया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो अंदर रूट हो गया, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x एन एक्स एन -1, और ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर का 2x आर का 0, तो नहीं लिखना है, एक्स का वेरिएबल है, तो ये कितना बच गया 2 और 2 कट गया, ये बचा 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर हाफ, ये कटा देंगे, ये 1.5 है, ये हाफ है, कट गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर बचा 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर में x चला गया तो बचा 2x स्क्वायर, सो x इजकल टू आर बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस, मतलब रिंग से दोनों तरफ r/√2 पर मैक्सिमम होगा, और इन्फिनाइट पर जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कंपटीशन में आता है, क्या बोले कि जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सेंटर है, ये x है और रेडियस r था, तो सेंटर पर फील्ड 0 था, तो मैक्सिमम कहाँ पर है r/2 पर, ये मैक्सिमम देखो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 मैक्सिमम, अब मैक्सिमम होने के बाद फिर इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया r/√2 पर। ठीक इसी के जैसा माइनस का मतलब ये हो गया -r/√2 पर मैक्सिमम, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द रिंग का ग्राफ। कंपटीशन में काम देगा जो मेहनत करोगे सो देखोगे। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल का मतलब क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल है वर्क करने का कैपेसिटी को कहते हो, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हुआ, तो डिफिनेशन लिखते हैं, टू ब्रिंग द यूनिट मास को लाने में, टू ब्रिंग द यूनिट मास फ्रॉम द infinite to the field of any other particle, that work done is called gravitational
पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए? विदाउट एक्सेलरेशन, इट मीन्स इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, विदाउट एक्सेलरेशन। समझने के लिए यहां जैसे समझो, मान लेते हैं कि ये इसका फील्ड है, ये एम है, ये सेंटर है, यहां पर हम एम पार्ट के लिए इसका फील्ड है यहां तक। तो इन्फिनिटी से किसको लाने में? यूनिट मास को लाने में, यूनिट मास को इन्फिनिटी से इसके फील्ड में लाने में, यहां तक लाने में जो वर्क होगा उस वर्क का नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल भी से लेते हैं। फिर से यूनिट मास को इन्फिनाइट से इसके फील्ड में लाने में जो वर्क होगा उस वर्क का नाम है पोटेंशियल। तो मैथ में कैसे बनाएंगे? मान लो कि ये ए तक लाए, कैलकुलस में फिर ये बी मतलब ये dx हो गया। तो ये जब कैलकुलस में dx मान लिए तो ये डिस्टेंस क्या मानना पड़ेगा? x। तो हम लोग स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। फिर से यूनिट मास को इन्फिनाइट से p के तक लाने में, मीन्स इसके फील्ड में लाने में जो वर्क होगा उसी का नाम है पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लाए, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज dw इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f डॉट dx। तो f डॉट dx, तो f dx cos थीटा। तो बताओ दोनों dx a से b तक ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 जानते हो। तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया? f dx हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो बताओ f का वैल्यू क्या होगा? f के जगह पर यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स को अभी भी बताए, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हो। तो यहाँ dw इज इक्वल टू क्या हो गया? गौर करके देखो, f का मतलब हुआ g, m1 ये, m2 यूनिट मास बाई x स्क्वायर। तो यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स का ही नाम फील्ड है, तो यहाँ पर ये फील्ड का काम करता है इनटू dx। सो टोटल वर्क डन क्या करेंगे? dw का इंटीग्रेशन कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन w कर दिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? gm इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर को dx से सोल्व कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी से r तक लाने में, इन्फिनाइट से इसके फील्ड में लाने में जो वर्क होता है उसी का नाम है पोटेंशियल। तो एक्स स्क्वायर बताओ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं क्या होता है? -1/x होता है। 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ gm 1/x स्क्वायर का मैथ्स -1/x इन्फिनिटी टू r, सो -gm 1/r -1/इंफिनिटी अपर, x के जगह पर अपर माइनस लोअर, 1/इंफिनिटी को मैथ्स में 0 कहते हो, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो दिस इज gm/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। तो इस वर्क का ही नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो v इज इक्वल टू -gm/r हो गया। सेम मेथड से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनाओगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो यूनिट मास के जगह पर किसी भी पार्टिकल को लाने में जो वर्क होता है, यूनिट हटा दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अभी लिखे थे वही चीज है, लेकिन उसमें यूनिट मास था, इसमें कोई भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को लाने में सेम डिफिनेशन क्या लिखोगे? टू ब्रिंग द यूनिट मास, टू ब्रिंग द यूनिट मास के जगह पर टेस्ट मास, कोई भी पार्टिकल, टू ब्रिंग द एनी पार्टिकल, कुछ भी लाने में, टू ब्रिंग द यूनिट के जगह पर कोई भी, जैसे हम टेस्ट मास लिखते हैं, टेस्ट मास
किसी भी पार्टिकल को m1 लिख देना, m2 लिख देना, टू ब्रिंग द टेस्ट मास, कहां से? फ्रॉम द इन्फिनाइट टू द फील्ड ऑफ any other particle to bring the टेस्ट मास, यूनिट मास के जगह पर टेस्ट मास, यूनिट मास रहेगा तो पोटेंशियल हो जाएगा, यूनिट मास हटा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बाकी सब कुछ जो पहले इसके पहले लिखे वही लिख रहे हैं। फ्रॉम द इन्फिनाइट टू द फील्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंडीशन क्या बताए थे? विदाउट एसेलरेशन इफ ए इज इक्वल टू 0, विदाउट एसेलरेशन। तो सेम डिफिनेशन, सेम मैच हो गया। तो सबसे पहले जो अभी अभी बनाए थे उसी के जैसा देख लो। मान लेते हैं ये एम है, इसका ये फील्ड है यहां तक, मतलब पी तक इसका फील्ड है। इनफिनाइट से टेस्ट मास को लाने में, क्या बोले? यूनिट मास के जगह पर टेस्ट मास को लाने में जो वर्क होगा उसी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो लाए तो ए पर लाए, फिर बी पर लाए, स्मॉल वर्क डन, कैलकुलस में इसका सिंबल dx हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है तो सेंटर से x ले लिए। सोल्व करेंगे, अभी जैसे बनाए थे सेम हो गया। स्मॉल वर्क डन दैट इज फ्रॉम ए टू बी that is dw is equal to f dx लिख देते हैं। अभी डॉट प्रोडक्ट बता चुके हैं, तो बताओ f इज इक्वल टू g m1 m2 m0 है, ये m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो dw का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? सो टोटल वर्क डन दैट इज w, इंटीग्रेशन कर दिए dw का w, ये हो गया g m0 1/x स्क्वायर dx, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताए थे, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? -1/x। सो जी एम m0 इंटीग्रेशन -1/x इन्फिनिटी टू r। सोल्व कर देंगे। जी एम m0 ये माइनस ले लिए बाहर में, 1/r 1/∞ का वैल्यू 0 हो गया। मैथ्स में जानते हो 1/∞ 0 होता है, तो फॉर्मूला हो गया -GM m0/r। ये वर्क डन हो गया। वर्क डन का ही नाम दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज कॉल्ड सिंबल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यू से लेते हैं, GM m0/r। ये आंसर हो गया। बताओ अभी इसमें बताए थे, जैसे ऑब्जेक्टिव समझो, जी यू इज इक्वल टू -GM/r इंटू m0, तो इसके बदले अभी क्या लिखे थे? v, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी बाई m0 भी कहेंगे, मतलब यूनिट क्या हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का? जूल पर केजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट जूल पर केजी। अब इसका जैसा देखो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल्स बनता है। इससे रिलेटेड क्या हो गया? देखो दो पार्टिकल्स m1 और m2 है, सेपरेशन r है, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधे हो गया जी m1 m2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1 से 2 का बीच का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन हम देते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of these three particles of equal mass placed at the corners of an equilateral triangle find the gravitational potential energy। तो क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा, U इजकल टू क्या बताए थे, G m1 m2 बाई दोनों का बीच का डिस्टेंस माने 1 और 2। फिर क्या होगा, m1 m2 होगा तो अब क्या होगा, फिर होगा G m2 m3 बाई r23। फिर क्या होगा, G m3 m1 बाई r31। क्या हो गया, 1 2 2 3 3 1, 3 पेयर बना, सब इक्वल है, G m m m और 1 से 2 का बीच का डिस्टेंस L, G m m 2 और 3 से का बीच का भी डिस्टेंस L, 3 से 1 का भी डिस्टेंस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 3 gm² बाई L, ये आंसर हो गया।